अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज जो है हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, इससे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करें, आई डू होप कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 1 में जो हमने पढ़ा था, जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। उसको एक बार बुक से ज़रूर पढ़ा होगा एटलीस्ट। अब बुक के पेज नंबर 3 ही मैंने पढ़ाया था, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा होम्योस्टैसिस का, जिसमें हमने होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन को पढ़ा, फीडबैक मैकेनिज्म्स को पढ़ा, कुछ यही सारी चीज़ें, उनकी एग्जांपल्स को पढ़ा, उनकी एग्जांपल को नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के बारे में हमने पढ़ा था। सही है, होपफुली आपने लेक्चर एंजॉय भी किया होगा, समझ में भी आया होगा। अच्छा, आज हम स्टार्ट करना, जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हमने 3 टॉपिक पढ़ना है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। सही, होम्योस्टैसिस का पहला टॉपिक। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है ये। ऑस्मो रेगुलेशन इज बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट इन द सेल। अच्छा, इस बात को हम समझने के लिए, इस ऑस्मो रेगुलेशन को समझने के लिए हम कुछ डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। सही है, यानी यूँ समझ लो, इन अदर वर्ड्स आप अपनी आसानी के लिए ये समझ लो कि वाटर को बैलेंस करना, वाटर और आइंस को बॉडी में बैलेंस करना क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। सही है, बॉडी में के जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको विद इन अ सेल, विद इन अ फ्लूइड, उसको बैलेंस रखना क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अच्छा, अब हम थोड़ा पढ़ते हैं इस कुछ डेफिनेशंस के बारे में। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? सही है, वैसे कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी, लेकिन हम यहाँ पे एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करेंगे तो हम एक रिस्ट्रिक्टेड वे में रहकर इसको पढ़ें। कंसंट्रेशन है क्या? कंसंट्रेशन का मतलब है एक स्पेसिफिक रीजन में किसी भी पार्टिकल्स की, किसी भी मॉलिक्यूल की जो क्वांटिटी होती है, हम उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। इन अ स्पेसिफिक, इन अ डिफाइंड रीजन, इन अ डिफाइंड मीडियम। समझ में आ रही बात? किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, रीजन हो, कोई मीडियम हो, तो उस मीडियम में उस एस्पेक्ट से जितनी क्वांटिटी उस सब्सटेंस की होती है, हम उसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। सही, पहले आसान से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक रीजन है ए, एक रीजन है बी। सही है, अब इस रीजन में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कोई से भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए, बी में कुछ मॉलिक्यूल्स बना दिए। सिमिलर एलिमेंट के ए में मॉलिक्यूल बनाए, सिमिलर एलिमेंट के बी में मॉलिक्यूल, दोनों में क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, यानी क्वांटिटी सेम है। अच्छा, अब एक बात, तो बेसिकली ये इसकी कंसंट्रेशन है, ये इस बी की कंसंट्रेशन है। अच्छा, अब इसको समझना ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको किसी सॉल्यूशन में, किसी मीडियम के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है। एक सॉल्यूशन आपने बनाया वाटर में, किसमें सॉल्यूशन बनाया? वाटर में। इसका मतलब है जो आपका मीडियम है, जो आपका सॉल्वेंट है, वो वाटर है। ये 100 ml का सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर कर लिया। अच्छा, इस मीडियम में आपने 90 ml वाटर डाला और 10 mg आपने अपना सॉल्यूट डाल दिया। समझ में आ गई बात? तो अब बेसिकली अगर इस सॉल्यूशन में, मैंने क्या बताया, किसी रीजन में, किसी मीडियम में, यहाँ पे मीडियम क्या है? वाटर है, वाटर की मीडियम है। अब ये टोटल वॉल्यूम क्या है इसका? 100 ml। अब इसमें जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, यानी जो स्पेसिफिक चीज़ें जो हमने वहाँ पे डिसॉल्व की हैं, वो उसकी इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाएगी। सही है, ये बात आई डू होप समझ में आ गई होगी। अच्छा, खैर, हम इस एस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे, हमें इस चीज़ को ज़रा समझना है अलग अंदाज में। कंसंट्रेशन तो समझ में आ गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? सही है। अच्छा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से पहले कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम क्या है? ये कंसंट्रेशन दो रीजन दिखाए मैंने, ए और बी। अगर हम दोनों को देखें, ए में सेम मॉलिक्यूल है, बी में भी सिमिलर इन क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो जब दो रीजन के मॉलिक्यूल्स इक्वल हो, जब दो रीजन के मॉलिक्यूल्स इक्वल हो, तो हम इसको कहेंगे कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम। सही है, क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम। अब समझना जरा इस बात को। देखो, होता क्या है, एक में भी जब मॉलिक्यूल सेम है, जब पार्टिकल सेम है,
तो क्या होगा, तो जितना प्रेशर ए का होगा, ए रीजन में होगा, उतना ही प्रेशर बी में भी होगा। सही है, हम आइडियल कंडीशन में बात कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज को यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहे हैं। जो प्रेशर ए का है वो प्रेशर बी का भी है। तो इसका मतलब है जो अमाउंट ए से बी में जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल बी से ए में भी आ रहे होंगे। तो हम ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम में कोई कहीं पे मूव नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों तरफ से, फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, एक बॉडी है, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाओ, तो फोर्स तो लग रही है लेकिन बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ की फोर्स बिल्कुल इक्वल है। सही है, तो हम ये नहीं, तो हमें लगता है कि भाई ये बॉडी तो स्टैटिक कंडीशन में, तो बेसिकली मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा होता कि वाकई मॉलिक्यूल मूव कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे होते। तो हम इसको कहते हैं कि कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं हो रही। सही है, लेकिन बेसिकली हो रही होती है। ये बताने की वजह क्या है मैं अभी आगे समझाता हूँ। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब मैंने क्या किया, किसी भी एक रीजन में या तो मॉलिक्यूल बढ़ा दूं या मॉलिक्यूल्स को कम कर दूं। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल बी में मैंने मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए कुछ। सही है, अब क्या होगा, बी में मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो प्रेशर भी बढ़ गया। तो होगा ये कि देखो, जहां पे मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, यहां क्वांटिटी बढ़ गई है, ये कहलाएगा हायर कंसंट्रेशन, और जहां पे मॉलिक्यूल्स कम है ये कहलाएगा लोअर कंसंट्रेशन। सही है, हायर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन। अब क्या समझना है, देखो ए में प्रेशर तो उतना ही है जितना पहले था, बी का प्रेशर इंक्रीज करेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई है, मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई है, कोलिजन बढ़ गई है, और प्रेशर तो कोलिजन के नतीजे में होता है ना। तो बी का प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब बी का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे अभी बताया, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स इक्वल है, बॉडी अपनी पोजीशन में ही रहेगी। लेकिन अगर यहाँ से एकदम से फोर्स बढ़ा दिया जाए, इसको 15 न्यूटन कर दिया जाए, तो क्या होगा, बॉडी इस तरफ को मूव कर जाएगी। समझ में आ रही है? तो बेसिकली होता ये है कि जब यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, जब एक रीजन में कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो होगा ये कि मूवमेंट भी ऑब्जर्वेबल मूवमेंट हो रही होगी। समझ में आ रही है बात? जो ये हायर कंसंट्रेशन बढ़ गया, प्रेशर यहाँ का इंक्रीज कर गया, प्रेशर यहाँ का इंक्रीज कर गया, मूवमेंट भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यानी अब मॉलिक्यूल मूव करना शुरू कर जाएंगे बी से ए में। सही है, अच्छा, तो एक बात ये जो कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस आई है, एक हायर कंसंट्रेशन हो गया, एक लोअर कंसंट्रेशन हो गया, इस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हम क्या कह रहे होते हैं, इस डिस्टर्बेंस को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहे होते हैं। सही है, अच्छा, और ये जो मूवमेंट है विद इन लोअर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही है, जहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो है उस तरफ मूवमेंट हो रही है, तो इस मूवमेंट को हम कह रहे होते हैं डिफ्यूजन। सही है, बात समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्या बात बताई मैंने ये बताया जब कंसंट्रेशन सेम थे, ए में और बी में क्वांटिटी इक्वल थी, तो क्या कह रहे थे, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम। अब अगर एक की क्वांटिटी बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तो क्या होगा, वहां का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हम उसको कहेंगे हायर कंसंट्रेशन, और दूसरे रीजन को कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन। बैलेंस इनका खराब हो जाएगा, बैलेंस इनका डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जहां हायर कंसंट्रेशन है, प्रेशर वहां पे ज्यादा है, जब प्रेशर वहां पे ज्यादा है, वो मॉलिक्यूल को फोर्स करेगा दूसरे रीजन में, जब मॉलिक्यूल फोर्स होकर दूसरे रीजन में आएंगे, इस मूवमेंट को हम कहेंगे डिफ्यूजन। सही है, इस मूवमेंट को हम कहेंगे डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सही है, अच्छा, बेसिकली जो डिफ्यूजन की एक्चुअल डेफिनेशन है मैं वो आपको बताता हूँ। डिफ्यूजन बेसिकली डिफाइंड एज नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेट मूवमेंट की बात हो रही होती है। नेट मूवमेंट का मतलब आपने जिस तरह से नेट फोर्स पढ़ा था, जैसे मैंने अभी बताया, अगर दो बॉडी है, एक बॉडी है, दोनों तरफ से फोर्स लगे 10 न्यूटन, तो मूवमेंट नहीं हो रही। सही है, क्योंकि दोनों तरफ के फोर्स इक्वल। अब 5
न्यूटन का फोर्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो जिसकी वजह से बॉडी इस तरफ मूव करने लग गई। सही है, तो नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, ये 5 न्यूटन। तो बेसिकली होगा क्या, जब दोनों रीजन इक्वल थे ना, जब दोनों रीजन में इक्वल मॉलिक्यूल्स थे, तो जितने मॉलिक्यूल्स ए से बी में जा रहे थे उतने ही बी से ए में भी आ रहे थे। सही है, लेकिन जब बी में कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया तो अब क्या हो रहा है, अब प्रेशर यहाँ का बढ़ गया, तो अब जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है वो बी से ए की तरफ वो ज्यादा ऑब्जर्वेबल है बनिस्बत इसके ए से बी की तरफ। सही है, तो ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। दिस इज द नेट मूवमेंट। ये उस वक्त तक होगी जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता करके मॉलिक्यूल इस ए में आने शुरू हो जाएंगे, एक वक्त आएगा ए का प्रेशर बी के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो फिर से कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आ जाएगी। जब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो फिर जो मूवमेंट है वो भी दोनों की तरह इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? आई डू होप ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे थोड़ी और मुश्किल बात, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस इज बेसिकली, ऑस्मोसिस भी मूवमेंट को ही कहते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में यहाँ पर हमारे पास दो शराइत है। दो शराइत क्या है, मूवमेंट सॉल्वेंट की होगी। सही है, मूवमेंट सॉल्वेंट की होगी। बेसिकली ऑस्मोसिस में हमारे पास कुछ सॉल्यूशन फॉर्म एग्जिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे डिफ्यूजन में है ना, परफ्यूम यहाँ पर रूम में स्प्रे कर दिया और वो हर तरफ फैल गया। सही है, तो ये क्या डिफ्यूजन है। लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं है। ऑस्मोसिस में बेसिकली एक प्रॉपर मीडियम होना चाहिए और मूवमेंट हमेशा सॉल्वेंट की होगी। तो पहली कंडीशन क्या है ऑस्मोसिस की, मूवमेंट किसकी हो, सॉल्वेंट की हो, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो ज्यादातर बुक्स में लिखा होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दूसरी कंडीशन, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मूवमेंट हो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की और जहां से जहां पे मूवमेंट हो रही हो, मतलब जिस रीजन से दूसरे रीजन में मूवमेंट हो रही हो, उन दोनों के दरमियान कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो। सही है, कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो। ये दो कंडीशन है ऑस्मोसिस में। सही है, बात समझ में आ रही है? ऑस्मोसिस में ये दो कंडीशन है, ये इन दोनों कंडीशन का फिल होना ऑस्मोसिस में जरूरी है। अच्छा, अब जरा इस बात को थोड़ा सा हम एलिब्रेट करते हैं, किस तरह हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, दो बीकर मैंने लिए। सही है, दो बीकर मैंने ले लिए। अब इस दो बीकर में मैंने सॉल्यूशन बनाया। कैसा सॉल्यूशन बनाया, एक को कह देता हूं मैं ए, एक को कह देता हूं मैं बी। सही है, एक को ए कह दिया, एक को बी कह दिया। दोनों में सॉल्यूशन बनाया 100 ml का। दोनों 100 ml के सॉल्यूशन है। सही है, लेकिन मैंने एक फर्क रखा है। ये दोनों बीकर को मैंने क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया और बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दिया। सही है, यानी ऑस्मोसिस की पहली शर्त, एक शर्त जो थी, मतलब सीक्वेंस नहीं है, एक शर्त मैंने पूरी कर दी। दूसरी शर्त, एक तरफ मैंने रखा है 70 ml सॉल्वेंट और 30 mg सॉल्यूट। और दूसरी तरफ मैंने 90 ml सॉल्वेंट रखा है और 10 mg जो है सॉल्यूट रखा है। सही है, अच्छा, अब देखो दोनों तरफ हमारे पास ना सॉल्यूशन मौजूद है। दोनों तरफ सॉल्वेंट हमारे, दोनों तरफ हमारे पास मौजूद है। अच्छा, समझना ज़रा इस चीज़ को। देखो होगा क्या, होगा कुछ यूँ। इससे पहले हम इसको पढ़ें, ऑस्मोसिस की एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। आपकी बुक में भी फर्स्ट ईयर की डेफिनेशन और सेकंड ईयर की डेफिनेशन दोनों चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। और दोनों को कुछ बुक्स में ये कुछ बुक्स में एक डेफिनेशन लिखी होती है, कुछ में दोनों भी लिखी होती है, कुछ में अलग भी। मैं आपको बताता हूँ दोनों में सिमिलर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी बताता हूँ। ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना। एक डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, एक बुक वाली है। फर्स्ट डेफिनेशन, movement of solvent molecule from its higher concentration to lower concentration across the semi-permeable membrane is called osmosis। सही है, ये बात ध्यान से सुनना। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, movement of solvent molecule from lower solute concentration to higher solute concentration
अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे यार मैं तो दो अलग अलग बातें कर रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ हायर से लोअर, फिर अभी दूसरी डेफिनेशन में कह रहा हूँ लोअर से हायर। सही है, कुछ समझदार कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो समझ गए होंगे, शायद सारे ही समझ गए होंगे, लेकिन अगर कोई नहीं भी समझा तो हम उसको हम यहाँ पर और थोड़ी डेफिनेशन से समझते हैं। अच्छा, अब इस बात को ज़रा समझना। देखो यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्यूट। मैंने पहली डेफिनेशन पे आओ, पहली डेफिनेशन को गौर करो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि मूवमेंट ऑफ solvent molecule from its higher concentration कौन सा है? हायर कंसंट्रेशन बी में। मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बी से ए में जाएंगे। यही बात मतलब है ना मेरी डेफिनेशन का। दूसरी डेफिनेशन सुनो, दूसरी डेफिनेशन में क्या कह रहा हूँ? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। एक बार फिर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मूवमेंट सॉल्वेंट की ये हो रही है जैसे कि शर्त है, सही। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। दोनों डेफिनेशन है, वर्डिंग्स चेंज है, मतलब दोनों का एक ही है। समझ में आ गई बात? तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सही है। अच्छा, अब को आप में से आप जो जीनियस स्टूडेंट है, आई गेस सभी जीनियस स्टूडेंट है, उनके जहन में एक सवाल तो आया होगा। वो सवाल ये होगा कि भाई क्यों मूव कर रहा है, मूव कर ही क्यों रहा है? दोनों तरफ 100 ml का सॉल्यूशन है, मूव क्यों कर रहा है? सही है, क्यों मूवमेंट क्यों हो रही है? बेसिकली होगा क्या, देखो सॉल्वेंट है ना ए बी में, यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो बेसिकली यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सरफेस टेंशन भी यहाँ पे ज़्यादा है, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। सही है। अच्छा, बी में ए में कम है, इसके मुकाबले में प्रेशर जो है ए में कम है बी में, जिसकी वजह से ये प्रेशर उस मॉलिक्यूल को इन्फोर्स करता है कि वो लोअर प्रेशर एरिया में जाए, जो बात अभी हमने डिफ्यूजन में पढ़ी थी। सही है। एक और बात, ए बी में जितना प्रेशर है ए में प्रेशर उसके मुकाबले में कम है। बी में जो प्रेशर है ए का प्रेशर उसके मुकाबले में कम है, जो ए बी का वेपर प्रेशर है ए का वेपर प्रेशर उसके मुकाबले में कम है। इन दोनों के प्रेशर में जो डिफरेंस है, इन दोनों के प्रेशर में जो डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस की वजह से ही ऑस्मोसिस हो रही है ना, क्योंकि अगर डिफरेंस दोनों बराबर होते तो ऑस्मोसिस होनी नहीं थी। सही है, क्योंकि डिफरेंस आ गया ना। फॉर एग्जांपल अगर इस एक तरफ का वेपर प्रेशर 10 पास्कल है और दूसरी तरफ का 5 पास्कल है, डिफरेंस क्या आएगा? मैं एक एग्जांपल अज्यूमिंग एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए, और दैट्स नॉट द एक्चुअल केस, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? 5 का। सही है। तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है दोनों के प्रेशर का, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सही है। एक और बात, ऑस्मोटिक प्रेशर एक और वर्ड है ऑस्मोटिक पोटेंशियल का। सही है। अच्छा, एक और बात, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी इस प्रेशर से मूव कर रहा है। सही है। ये प्रेशर क्या है? दिस प्रेशर इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर इन बी एंड वेपर प्रेशर इन ए। समझ में आ गया? ये डिफरेंस है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगा, जब दोनों में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक दोनों ए में मूव करेंगे तो ए में क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, एक वक्त आएगा दोनों में प्रेशर इक्वल हो जाएगा, ऑस्मोसिस खत्म, ऑस्मोसिस रुक जाएगी। सही है। इसका मतलब है नेट मूवमेंट रुक जाएगी। अच्छा, एक और वर्ड है ऑस्मोटिक पोटेंशियल का। ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। देखो आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में के बारे में आपने पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली तब काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज को मूव कराने के लिए, यानी मूवमेंट से पहले, मूवमेंट के वक्त जो एनर्जी हो रही है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है? पोटेंशियल जब कोई वर्क डन स्टोर्ड हो जाए। सही है। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर को मैं उछाल दूं, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट को पहुंचा, तो अब इसने नीचे तो आना था, हर हाल में नीचे आना था। सही है। तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो जितनी एनर्जी इसके पास स्टोर थी तो उसने उस एनर्जी से इसने नीचे आना था, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल।
सही है, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो बेसिकली देखो, अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, अगर दोनों ऑस्मोटिक पोटेंशियल में यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है, सही है, यहाँ का वेपर प्रेशर, ये डिफरेंस है दोनों के प्रेशर, अगर ये डिफरेंस जितना कम होगा ऑस्मोसिस उतनी कम होगी, सही है। तो बेसिकली ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी बाय विच ऑस्मोसिस अकर। समझ में आ रही है बात? वो कैपेबिलिटी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो ऑस्मोसिस भी ज्यादा होगी और फास्ट होगी, सही है, दैट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सही है, हम कहते हैं जहां से ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जहां का प्रेशर ज्यादा होगा वहां का ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है, ताकि बी का ज्यादा था तो बी से और मूवमेंट हो गई ए में और बहुत रैपिड मूवमेंट हो गई और ज्यादा मूवमेंट हो गई, उसका एक्सटेंट अलग है। अगर फॉर एग्जाम्पल दोनों में डिफरेंस होता, लाइक यहाँ पर 85 होते, यहाँ पर 85 ml होता और यहाँ पर 90 ml होता, अब जो था, अब ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो ऑस्मोसिस भी स्मॉल एक्सटेंट पे होती। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 85 की जगह इसको 45 कर दूँ, डबल का डिफरेंस कर दूँ, तो ऑस्मोसिस ज़्यादा एक्सटेंट से होगी। तो बेसिकली द एक्सटेंट और द कैपेबिलिटी बाय विच ऑस्मोसिस अकर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने और लिखी है, वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल। आपकी बुक में लिखा है वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वरना बुक वाली बात भी आपकी ठीक है। और वाटर पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है। बेसिकली बुकिश डेफिनेशन क्या है, बुक ये कहती है हमारी कि वाटर पोटेंशियल इज बेसिकली द कैपेबिलिटी टू लूज वाटर। सही है, कैपेबिलिटी ऑफ अ सेल, कैपेबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू लूज इट्स वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या कहता है, सॉल्यूट पोटेंशियल कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम अदर साइड इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। आसान अल्फाज, वाटर पोटेंशियल इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, सही है, और सॉल्यूट पोटेंशियल इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखो। देखो वाटर पोटेंशियल क्या बताया, वाटर पोटेंशियल इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब बेसिकली देखो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, बी की ज्यादा है, तो इसका मतलब है वाटर पोटेंशियल बी का ज्यादा है। और पहली डेफिनेशन क्या बताई थी, कैपेबिलिटी टू लूज वाटर। तो देखो बी की कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा है तो बी वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर रहा है, बी से वाटर के मॉलिक्यूल निकल के ए में जा रहा है, तो इसका मतलब ये लूज कर रहा है, तो कैपेबिलिटी है इसकी। समझ में आ रही है बात? तो कैपेबिलिटी टू लूज वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। सही है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर। देखो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें कम है, तो इसका मतलब है सॉल्यूट पोटेंशियल ए में ज्यादा है, तो वाटर को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, अच्छी तरह से समझ में आई होगी, आई डू होप। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीन चीजें हमारे पास है, तीन डेफिनेशंस हैं, तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। सही है। हाइपरटोनिक, टोनिक बेसिकली हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात, कभी भी आप एक सॉल्यूशन अगर आपको दे दिया जाए, सही, एक सॉल्यूशन आपको दिया, मैंने कहा कि इसमें जो है 50, ये 100 ml का सॉल्यूशन है, इसमें 50 ml जो है वाटर है और 50 mg जो है आपका सॉल्यूट डाला है मैंने। आपसे पूछूंगा क्या कहोगे कि ये हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है, सही है, तो आपका जवाब क्या होगा, अपने जहन में सोचो। सोच लिया? अब मेरा जवाब सुनो। हम सिंगल सॉल्यूशन को देखकर बता ही नहीं सकते कि ये हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा दो रीजन के कंपैरिजन को कहते हैं। सही है। हाइपरटोनिक को समझाता हूँ। हाइपरटोनिक देखो ये रीजन था ए और बी, सही है। हाइपरटोनिक का मतलब है जहां पर सॉल्यूट, हाइपर का मतलब है अबव, जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, जहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा। याद रखना, सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, हाइपरटोनिक होगा। देखो ए में सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, ए इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा वो हाइपोटोनिक होगा। सही है। यानी प्योर वाटर सबसे ज्यादा हाइपोटोनिक होता है, प्योर वाटर इज हाइपोटोनिक। और जब दोनों तरफ सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल इक्वलाइज हो जाए, मतलब दोनों तरफ की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, तो इसको कहेंगे आइसोटोनिक। मतलब यहाँ पे भी वाटर की सॉल्वेंट की जितनी कंसंट्रेशन हो, बी में भी, ए में भी सेम कंसंट्रेशन हो, बी में भी सेम कंसंट्रेशन हो, इस तरह का सॉल्यूशन कहलाएगा आइसोटोनिक।
मैं फिर से बताता हूँ, हाइपरटोनिक क्या बताया, सॉल्यूट पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक है। इसी तरह से वाटर पोटेंशियल जिसका कम है वो हाइपरटोनिक है। याद रखना, सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। हाइपोटोनिक सॉल्यूट पोटेंशियल जिसका कम है, वाटर पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो हाइपोटोनिक है। सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल जब सिमिलर हो जाएंगे दो रीजन के तो वो आइसोटोनिक कहलाएगा। सही है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। वो क्या है, देखो सेल से क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट का सेल है, सही है। ये प्लांट का सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है इसका, सही है। अब इस प्लांट के सेल को मैंने फॉर एग्जाम्पल हम ये अज्यूम कर लेते हैं सेल के अंदर 70% वाटर है, 70% वाटर है, सही है। 70 to 90% होता है वैसे, लेकिन हमने इसको एक सॉल्यूशन में रखा। उस सॉल्यूशन में इसके अकॉर्डिंगली 90% वाटर था, सही है। अब क्या होगा, अब मुझे ये बताओ, वाटर की बात करें तो क्या 70% है या 90% है। वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन का ज़्यादा है, तो मूवमेंट क्या होगी, सॉल्यूशन से सेल में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, देखो बीच में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हो रही है, किसकी हो रही है, सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है। ये ऑस्मोसिस कहलाएगा, क्योंकि सेल के अंदर हो रही है, हम इसको कहेंगे एंडोस्मोसिस, सही है। हम इसको कहेंगे एंडोस्मोसिस, सेल में जाएगी। लेकिन अगर यही चीज प्लांट सेल की जगह एनिमल सेल होता और वाटर की मूवमेंट हो रही होती कंटिन्यूअसली, एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाता, फट जाता। लेकिन प्लांट का सेल फटता नहीं है। क्यों नहीं फटता, मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखो वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, अंदर आने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन पे फोर्स लगा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे फोर्स लगा रहा है, सही है। अब जब सेल वॉल पे फोर्स लगता है, जब सेल वॉल पे फोर्स लग रहा होता है तो सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल चिपक जाते हैं सेल वॉल से जाकर। अब क्या होगा, सेल वॉल क्या करता है, उसके ऊपर न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एवरी रिएक्शन हैज इट्स रिएक्शन इन एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसी तरह के, मुझे एग्जैक्टली काफी टाइम हो गया फिजिक्स पढ़े हुए, लेकिन इस तरह से जो होगा ना, तो क्या होगा, सेल वॉल फोर्स लगाएगा अपोजिट, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, सही है। उस प्रेशर की वजह से वो प्रेशर क्या करेगा, अंदर के प्रेशर को, क्योंकि था क्या बेसिकली दोनों के प्रेशर में डिफरेंस था ना, जब भी वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर आ रहे थे। अब यहाँ पर भी एक प्रेशर जनरेट हो गया जो इसका सेल के अंदर के प्रेशर को सॉल्यूशन के प्रेशर के साथ मैच कर देगा, इक्वलाइज कर देगा। इस प्रेशर को हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सही है। हाइड्रो का मतलब है वाटर, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, स्टॉप। तो वाटर को रोकने के लिए जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो रीजन पूछा जाता है कि सेल, प्लांट का सेल ब्रस्ट नहीं होता हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जबकि एनिमल का सेल ब्रस्ट हो जाता है। तो वजह यही है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन जनरेट कर रहा है, सेल वॉल प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज अपोजिट फोर्स लगा के, सही है। अगर हम इसका अपोजिट केस अज्यूम कर लें, अगर हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, 60% वाटर में डाल दें, अब क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। वाटर बाहर मूव करेंगे सेल से, वाटर सेल से बाहर मूव करेंगे। अभी जो मूवमेंट होगी ना सेल से बाहर की तरफ, तो ये भी ऑस्मोसिस है क्योंकि अक्रॉस द सेमी परमिएबल है, इसको हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। अब क्या होगा, इसके नतीजे में ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल से अलग हो जाएगा और सेल, इसको हम कहेंगे सेल श्रिंकेज, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, सही है। प्लाज्मोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, या बेसिकली लाइज्ड हो गया ना, वाटर कंटेंट बाहर निकल गया, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गया, प्लाज्मोलाइसिस। अब इसी सेल को अगर हम हाइपोटोनिक में दोबारा डालेंगे, पानी दोबारा भरना शुरू हो जाएगा और दोबारा प्रेशर जनरेट होगा, फिर सेल टर्जिड हो जाएगा। तो बेसिकली अब उसको कहेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस, सही है। आई डू होप आपको आज ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आज जो मैंने पढ़ाया आपकी बुक में पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, तो आप उसको एक बार रीड ज़रूर कर लेना, सही है। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।